आज जब हम कपड़ों की बात करते हैं तो हमारे सामने बड़े बड़े ब्रांड, फैशन और आधुनिक डिजाइन आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब पहाड़ के लोग बाजार से कपड़ा खरीदने पर निर्भर नहीं थे। उनके कपड़े उनके अपने खेतों, जंगलों और पशुओं से तैयार होते थे। भेड़ों की ऊन, कपास की रुई, भांग और भीमल जैसे पौधों के रेशे उनके लिए सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, बल्कि जीवन का आधार थे। गाँव में चरखे चलते थे, करघे चलते थे और घर घर में धागों से कपड़ा बुनने की कला जीवित थी। धीरे धीरे ये काम केवल घरेलू जरूरत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुमाऊं का वस्त्र उद्योग एक बड़े कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ। भोटिया व्यापारियों ने तिब्बत के साथ व्यापार के जरिए इसे नई पहचान दी। वहीं महिलाओं के हाथों की बुनाई ने पश्मीना शॉल, ऊनी वस्त्रों और पारंपरिक पहनावों को एक अलग स्थान दिलाया। फिर समय बदला, स्वदेशी आंदोलन आया, गांधी जी के विचार पहाड़ों तक पहुंचे और खादी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई। लेकिन इसके बाद युद्ध, बदलती अर्थव्यवस्था और आधुनिक बाजार ने इस पारंपरिक उद्योग को कई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन आखिर कुमाऊं में कपड़ा बनाने की ये परंपरा शुरू कैसे हुई? पहाड़ों में लोग किन किन चीजों से कपड़ा तैयार करते थे? भोटिया जनजाति और तिब्बत के व्यापार ने पहाड़ के, खासकर कुमाऊं के वस्त्र उद्योग को किस तरह नई पहचान दी? 1962 के भारत चीन युद्ध ने भोटिया समुदाय और इस पूरे उद्योग को कैसे बदल दिया? और आज जब मशीनों से बने कपड़ों का दौर है, तब कुमाऊं की सदियों पुरानी ये विरासत किन चुनौतियों का सामना कर रही है? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कुमाऊं के वस्त्र उद्योग की इसी रोचक यात्रा को। उत्तराखंड में कपड़े बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। माना जाता है कि सदियों पहले जब पहाड़ों में रहने वाले आदिमानव गुफाओं में रहते थे, तब वो पेड़ों की छाल और पत्तों को ही कपड़ों की तरह इस्तेमाल करते थे। समय के साथ जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे वैसे कपड़े बनाने के तरीके भी बदल गए। सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक सूती, रेशमी और चमड़े के कपड़ों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने भी अपने आसपास मिलने वाली चीजों से कपड़े बनाना सीखा। भेड़ों की ऊन, जानवरों की खाल, कपास की रुई और भांग और भीमल जैसे पौधों से मिलने वाले रेशे यहाँ कपड़े बनाने के मुख्य साधन थे। आज से करीब 70-80 साल पहले तक कुमाऊं के लोग ज्यादातर अपने ही इलाके में बने कपड़े पहनते थे। यहाँ कपास की एक छोटी किस्म उगाई जाती थी और उससे कपड़ा बुनने का काम शिल्पकारों की एक उपजाति करती थी, जिसे कोली कहा जाता था। उनके हाथों से बुने हुए कपड़ों को स्थानीय भाषा में घर बुन कहा जाता था। टिहरी रियासत में बुनकरों को पुम्मी के नाम से जाना जाता था। वहीं कुथलिया, बोरा, दानपुर और गढ़वाल के राठ क्षेत्र में कुछ बुनकर भीमल और भांग जैसे पौधों के रेशे से मोटा कपड़ा बनाते थे। इस कपड़े को बुदला, भंगोला या गाती कहा जाता था। गाती या गाथी एक बड़ी चादर की तरह का कपड़ा होता था। इसे ऊन या भांग के रेशे से बुना जाता था। उस समय निम्न और मध्यम वर्ग के पुरुष इसे पूरे शरीर पर ओढ़ते थे। सदियों से यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों लावा नाम का एक मोटा ऊनी वस्त्र पहनते थे। ये कंबल की तरह होता था और सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को ढक लेता था। कुमाऊं के वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसकी सबसे मजबूत कड़ी भोटिया जनजाति थी। अब वो कैसे, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि उस दौर में पहाड़ों में वस्त्रों का उत्पादन कैसे होता था। असल में उत्तराखंड, खासकर कुमाऊं का वस्त्र उद्योग सिर्फ घर की जरूरतों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरे इलाके में फैला हुआ एक बड़ा कुटीर उद्योग था। उस समय लगभग हर गांव में लोग खेती के साथ साथ भेड़ भी पालते थे। इन्हीं भेड़ों की ऊन से कंबल और दूसरे कपड़े बनाए जाते थे। पहाड़ों के ऊंचे इलाकों और घाटियों में खेतों के लिए जमीन कम होने की वजह से कई परिवारों के लिए पशुपालन और ऊनी वस्त्र बनाना रोजगार का एक अहम साधन था। इतिहास में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि दारमा और जोहार घाटी के लोगों से कर के रूप में कंबल और पंखी लिए जाते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय ऊनी वस्त्रों का उत्पादन कितने बड़े स्तर पर होता था। कुमाऊं में सिर्फ ऊन ही नहीं, बल्कि अच्छी गुणवत्ता की कपास भी उगाई जाती थी और इसी कपास से सूती कपड़े तैयार किए जाते थे। कपड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही होती थी।
सबसे पहले कपास को सुखाया जाता था और उसके बीज, जिन्हें स्थानीय भाषा में बनौल कहा जाता था, अलग कर दिए जाते थे। इसके बाद कपास को पाव नाम के लकड़ी के बर्तन में फैलाया जाता था। फिर उसे परालू यानी धान के सूखे तने की नली पर लपेटकर पुड़ बनाया जाता था। इन पुड़ों की कताई कतू या तकली की मदद से की जाती थी, जिससे धागा तैयार होता था। धागा तैयार होने के बाद हाथ कंधे पर कपड़ा बुना जाता था। इसके लिए डंड, चरियत, हथवान और पाट जैसे पारंपरिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। बुनाई का काम ज्यादातर महिलाएं करती थी। वो तान और बान नाम की पारंपरिक तकनीक से धागों को जोड़कर कपड़ा तैयार करती थी। ये पूरी प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। उस दौर में रेशम का काम भी किया जाता था। पटवे कहलाने वाले कारीगर रेशम को साफ करते थे, उसे अलग अलग रंगों में रंगते थे और फिर उससे रेशमी वस्त्र बनाते थे। तैयार कपड़े सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहते थे। जौलजीबी, थल और बागेश्वर जैसे बड़े व्यापारिक मेलों में लोग अपने हाथों से बने कपड़े बेचने के लिए जाते थे। ये मेले उस समय के खास व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती चली गई। कपड़ा बुनने की ये पुरानी कला लगभग 5-6 पीढ़ी पहले ही लुप्त हो गई। आज इस कला की जानकारी उन बुजुर्ग शिल्पकारों की यादों में ही सुरक्षित है, जिन्होंने इसे अपने जीवन काल में देखा और सीखा था। अब अगर कुमाऊं के वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसकी सबसे मजबूत कड़ी भोटिया जनजाति थी। भोटिया समुदाय कुमाऊं हिमालय की ऊंची घाटियों जैसे जोहार, दारमा, ब्यास और चौंदास में रहती थी। सदियों तक इन लोगों का जीवन तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार पर टिका रहा। हर साल गर्मियों में भोटिया व्यापारी तिब्बत की मंडियों तक जाते थे। वो अपने साथ अनाज, गुड़, सूती, कपड़ा और धातु के बर्तन लेकर जाते और बदले में नमक, ऊन, सुहागा लेकर लौटते थे। यही व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। इसी व्यापार के दौरान भोटिया महिलाएं भी कई बार पुरुषों के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाती थी। वहां उनका संपर्क तिब्बत की खाम्पा जनजाति की महिलाओं से होता था, जो कालीन, शॉल और दूसरे ऊनी वस्त्र बुनने में माहिर मानी जाती थी। माना जाता है कि इसी मेलजोल के जरिए बुनाई की ये कला भोटिया महिलाओं तक पहुंची। बाद में उन्होंने तिब्बती डिजाइनों और तकनीकों में स्थानीय रंग मिलाकर अपनी एक अलग बुनाई परंपरा विकसित कर ली। धीरे धीरे ये केवल घरेलू काम नहीं रहा, बल्कि एक सफल कुटीर उद्योग बन गया, जिसमें सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी गई। 19वीं सदी की शुरुआत में पश्मीना ऊन के व्यापार पर लद्दाखी व्यापारियों का लगभग एकाधिकार था। लेकिन 1846 में अंग्रेजों और डोगरा शासकों के बीच हुई अमृतसर संधि के बाद ये स्थिति बदल गई। इसके बाद कुमाऊं के रास्तों से होने वाले ऊन के व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। उसी समय हिमालय की तलहटी में कई बाजार और कस्बे विकसित हो रहे थे, जहां औद्योगिक ऊनी मिलों की स्थापना हो रही थी। इन मिलों को बड़ी मात्रा में ऊन की जरूरत थी और इसका सीधा फायदा भोटिया व्यापारियों को मिला। इसके बाद यहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़े बनने लगे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन तेजी से फैल रहा था, तब इसकी गूंज पहाड़ों तक भी पहुंच चुकी थी। उस दौर में महात्मा गांधी ने खादी को सिर्फ एक कपड़े के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आज़ादी के प्रतीक के रूप में लोगों के सामने रखा। उनका मानना था कि अगर भारत को सच में स्वराज हासिल करनी है, तो विदेशी कपड़ों पर निर्भरता छोड़कर अपने देश में बने कपड़ों को अपनाना होगा। खादी उनके लिए सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि एक आंदोलन थी। साल 1929 में गांधी जी कुमाऊं के खूबसूरत पहाड़ी कस्बे कौसानी पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोगों को स्वदेशी अपनाने और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का संदेश दिया। गांधी जी की इस यात्रा का कुमाऊं पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके विचारों से प्रेरित होकर लोगों में खादी और स्वदेशी वस्त्रों के प्रति नया उत्साह पैदा हुआ। यही वो समय था जब पारंपरिक बुनाई और स्थानीय वस्त्र निर्माण को एक नई दिशा मिलने लगी। और इसी के चलते 1936 में अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र के पास स्थित चनौदा गांव में एक खादी आश्रम की स्थापना की गई। यह आश्रम केवल कपड़ा बनाने का केंद्र नहीं था, बल्कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के गांधीवादी विचारों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आने वाले सालों में यही आश्रम पूरे कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख और एकमात्र खादी वस्त्र निर्माण इकाई के रूप में जाना जाने लगा। इस तरह कुमाऊं का वस्त्र उद्योग, जो सदियों से स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक शिल्प पर आधारित था,
अब स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से भी जुड़ गया। चरखे से काता गया धागा और हाथों से बुनी गई खादी केवल कपड़ा नहीं रही, बल्कि वो देशभक्ति और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गई। अब आया साल 1962 का भारत चीन युद्ध, जिसने कुमाऊं के भोटिया समुदाय की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सदियों से तिब्बत के साथ व्यापार करने वाला ये समुदाय अचानक एक बड़े संकट के सामने खड़ा हो गया। युद्ध के बाद भारत तिब्बत सीमा बंद कर दी गई और इसके साथ ही वो व्यापार भी खत्म हो गया जो पीढ़ियों से भोटिया लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा आधार था। जो लोग हर साल गर्मियों में ऊंचे हिमालयी दर्रों को पार करके तिब्बत जाते थे, उन्हें अब स्थानीय रूप से अपने गांवों में बसना पड़ा। सदियों पुरानी व्यापारिक परंपरा टूट चुकी थी, इसलिए लोगों को रोजगार और जीवन यापन के नए रास्ते खोजने पड़े। हालांकि इस मुश्किल दौर के बाद एक नई उम्मीद भी जन्म लेने वाली थी। दरअसल 1980 के दशक के आखिर में भारतीय समाज सेविका मुक्ति दत्ता बिनसर के आसपास बसे पहाड़ी गांवों में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि महिलाएं दिन रात खेती, पशुपालन और घर की जिम्मेदारियों में जुटी रहती थी, लेकिन उनकी मेहनत का कोई सीधा आर्थिक लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था। मुक्ति दत्ता ने महसूस किया कि अगर इन महिलाओं के पारंपरिक कौशल को रोजगार से जोड़ा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति बदली जा सकती है। इसी सोच ने आगे चलकर पंचाचुली महिला बुनकर सहकारिता की शुरुआत की। इसी प्रयास के दौरान संस्था की नजर मुंशियारी के आगे बसे दूर दराज गाँव की उन महिलाओं पर भी पड़ी जो बेहद कुशलता से पश्मीना ऊन की शॉलें बुन रही थी। ये इलाका जौहार घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसका तिब्बत के साथ सदियों पुराना सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहा है। यहाँ की महिलाओं के हाथों में आज भी वो पारंपरिक हुनर जीवित है जो कभी हिमालय के पार होने वाले व्यापार और भोटिया संस्कृति की पहचान हुआ करता था। यही कौशल आगे चलकर स्थानीय महिलाओं के लिए आय का साधन बना और कुमाऊं की पारंपरिक बुनाई कला को एक नई जिंदगी मिली। आज भी उत्तराखंड की पारंपरिक बुनाई और खादी की विरासत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसे जीवित रखने के लिए उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड लगातार काम कर रहा है। चंबा, अल्मोड़ा और श्रीनगर जैसे प्रमुख केंद्रों के अधीन चल रहे लगभग 20 उत्पादन केंद्रों में ऊन की कताई और बुनाई का काम कराया जाता है, ताकि पारंपरिक बुनकरों को रोजगार मिल सके और उनकी कला आगे बढ़ती रहे। लेकिन इस उद्योग के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, लोगों की बदलती जीवन शैली और पहाड़ में सस्ते मशीनों से बने कपड़ों की बढ़ती उपलब्धता ने पारंपरिक हथकरघा उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया है। पहले जिन कपड़ों को बनाने में कई दिनों की मेहनत लगती थी, आज उनकी जगह कारखानों में बने सस्ते कपड़ों ने ले ली है। ऐसे में हाथ से बने वस्त्रों की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस उद्योग को फिर से मजबूत बनाना है तो केवल परंपरा के सहारे काम नहीं चलेगा। पुरानी मशीनों और तकनीकों को आधुनिक बनाना होगा। साथ ही राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जैसी सरकारी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। तभी पारंपरिक बुनकरों को बेहतर अवसर मिल पाएगा और ये उद्योग बदलते समय के साथ कदम मिला सकेगा। इस चुनौती की सबसे बड़ी मिसाल अल्मोड़ा का ऐतिहासिक गांधी आश्रम है। कभी यही आश्रम कुमाऊं में स्वदेशी आंदोलन और खादी उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज घटती बिक्री और आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये संस्था भी संघर्ष कर रही है। ये एक तरह की विडंबना है कि जिस खादी ने कभी आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लोगों को एक सूत्र में बांधा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया, आज उसी विरासत को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ रहे हैं। फिर भी पहाड़ के कई बुनकर, कारीगर और संस्थाएं इस परंपरा को जीवित रखने में जुटी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इस अनमोल सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी रह सके। कुमाऊं के वस्त्र उद्योग की कहानी सिर्फ कपड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों, परंपराओं और जीवन मूल्यों की कहानी है जिन्होंने सदियों तक पहाड़ की पहचान को अपने हाथों से बुना। पेड़ों की छाल और पत्तों से बने आदिम वस्त्रों से लेकर भेड़ों की ऊन, कपास, भांग और भीमल के रेशों तक, फिर तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार, भोटिया समुदाय की बुनाई कला,
स्वदेशी आंदोलन और खादी और आज की महिला बुनकर सहकारी समितियों तक ये सफर कई पीढ़ियों की मेहनत और कौशल का साक्षी रहा है। समय के साथ परिस्थितियां बदली, व्यापारिक रास्ते बंद हुए, परंपराएं कमजोर पड़ी और आधुनिक बाजार ने भी इस उद्योग के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। लेकिन इसके बावजूद पहाड़ की बुनाई परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी पहाड़ के कई गांवों में महिलाएं अपने हाथों से शॉल, ऊनी वस्त्र और पारंपरिक कपड़े तैयार कर रही हैं। उनके लिए ये सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का माध्यम भी है। हर पश्मीना शॉल, हर ऊनी वस्त्र अपने अंदर एक लंबा इतिहास समेटे हुए हैं। इनमें सिर्फ धागे नहीं जुड़े होते, बल्कि पहाड़ की संस्कृति, लोक ज्ञान, मेहनत और पीढ़ियों की स्मृतियां भी बुनी होती हैं। यही वजह है कि पहाड़ के पारंपरिक वस्त्रों को केवल पहनावे के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये इस क्षेत्र की पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो ये थी कुमाऊं में वस्त्र उद्योग का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और घुघुती को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।